कंबस्ट प्लैनेट्स का जो ओरिएंटेशन है, क्या कंबस्ट प्लैनेट का मतलब होता है, कंबस्ट प्लैनेट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ की पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस सेशन को लेने के बाद। अब के बाद जब भी आप कंबस्ट प्लैनेट को रीड करने जाओगे, रेट्रो प्लैनेट्स आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, जब भी आप कंबस्ट प्लैनेट को रीड करने जाओगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट जो इनटेक्स लेने हैं या आपको जो समझनी है चीजों को, वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले आई वाज टॉकिंग कि आज मैं पाठक जी से काफी दिनों से मिलना चाह रहा था। जी तो जी। ऐसी पता नहीं कुछ बात है मन के अंदर कि देयर इज समथिंग, ओके ओके, कभी भी आइए भाई, क्योंकि इट विल भगवान बी माय प्लेजर। पाठक जी बताऊंगा मैं आपको कि जी मतलब जी ये जो है ना, ये सिग्नल कुछ सही नहीं लग रहा मेरे को। जी। हाँ, तो हो रहा है ऐसा, मैं पिछले 3 दिन से जो बोल रहा हूँ अगले दिन वही हो रहा है। अच्छा। अभी मतलब हो जाता है ना कई बार आपको, तो जी 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 जी। आप सोचते हो कि यार कोई पॉइंट जो, अगर कोई बात दिमाग में आ रही है ना, तो उस चीज को कर लेना चाहिए, करेक्ट और जो करेक्ट बार बार करेक्ट। स्ट्राइक कर रही है तो उसको जरूर कर लेना चाहिए। जरूर जरूर जी, जरूर जरूर। जी। तो अब हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, अपने अपने गुरु का ध्यान करते हैं, उनका नाम लेते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जी सर। तो जो कंबस प्लेनेट है, हम लोगों को उसका मतलब पता है, कंबस प्लेनेट मतलब अस्त ग्रह, ठीक है। और ये जो अस्त ग्रह की जो पोजीशनिंग है ना, ये पोजीशनिंग एक बहुत शार्प पोजीशनिंग है, क्योंकि प्लैनेट्स को टाइम टू टाइम सूर्य जो है वो कंबस्ट कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको ना बड़ी टू डायमेंशन वे में इस चीज को समझाऊंगा, ठीक है। पहली डायमेंशन क्या है? फर्स्ट डायमेंशन इज दैट कि प्लैनेट जो है ना, वो बाय चांस या बर्थ के टाइम पर हमारे सूर्य के निकट आ जाए, सूर्य के नियर बाय आ जाए, तो सूर्य की गर्मी की वजह से, सूर्य के तेज की वजह से वो प्लैनेट अपना स्वयं का तेज खो देता है, जिससे हम बोलते हैं कंबस्ट हो जाना या अस्त हो जाना, ठीक है। एक दूसरा डायमेंशन ये है कि प्लैनेट्स जो है वो गोचर में भी सूर्य के आसपास जा सकते हैं, ठीक है। और सूर्य जो है वो भी गोचर में, भाई सूर्य भी है एक राशि में, एक महीने के करीब रहते हैं, तो 12 महीनों में वो 12 राशियां कवर करते हैं। तो जो सूर्य है वो भी अपने गोचरवश किसी प्लेनेट के नियर बाय जा सकते हैं। तो यहाँ पर ना ये जो डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस को समझना है। सबसे पहले जो डायमेंशन हमने पकड़ी कि बाय बर्थ हमारे सूर्य के निकट कोई ग्रह है, और वो एक पर्टिकुलर डिग्री पर सूर्य से दूरी रखे हुए है, या तो सूर्य से पहले है या सूर्य के बाद है, एक पर्टिकुलर डिग्री पर, तो वो प्लेनेट ना अस्त कहा जाता है, जिसे कंबशन कहा जाता है। हालांकि मैं टेक्निकल आज आपको वो पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगा, हालांकि मैं कई बार टेक्निकलिटीज में जाता हूँ, डिग्रीज तक जाता हूँ, लेकिन आज मैं कोई आपको डिग्रीज नहीं पढ़ाऊंगा कि भाई सूर्य के निकट ये प्लेनेट इतनी डिग्री पे अस्त होता है। एक्चुअल में क्या है, अस्त का जो कंडीशन है ना, वो 10 डिग्री के आसपास मैं मानता हूँ कि कोई भी प्लेनेट, पर्टिकुलर प्लेनेट की डिग्रीज हैं, डिसाइडेड है, आप गूगल कर लीजिएगा, वहां से मिल जाएगा आपको। मैं कंसेप्ट समझाऊंगा कि सूर्य के नियर बाय 10 डिग्रीज के आसपास जब कोई प्लेनेट तो पीछे होता है या आगे निकलता है, तो वो कंबस्ट होता है, वो अस्त होता है। और ये इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक ना हमें एक लॉजिक समझना पड़ेगा प्रॉपर। वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है कि सूर्य ना हमारे जो सौर मंडल में राजा है, ठीक है, सबसे पावरफुल है, ठीक है। अगर हम टेक्निकली देखें तो सूर्य के आसपास ही सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, ये सूर्य भी मूव करता है। हमें हमें ऐसा लगता है कि सूर्य स्थिर है, लेकिन सूर्य भी अपने आकाश गंगा में कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, और हमारे प्लैनेट उसके अकॉर्डिंग भी मूव कर रहे हैं। लेकिन ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार हम सूर्य को प्लेनेट मान करके कि सूर्य मूव कर रहा है, ऐसा हम समझते हैं। सूर्य जैसा प्लेनेट के नियर बाय जब कोई ग्रह जा रहा है ना, वो कहाँ जा रहा है? वो एक्चुअल में राजा के दरबार में जा रहा है, राजा के निकट जा रहा है, या राजा ने उसको कॉल किया है। तो जब भी कोई ग्रह कंबस्ट होता है, तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये राजा, यानी कि जो सूर्य है, सूर्य ने इस प्लेनेट को अपने नियर बाय बुलाया है, यानी सूर्य ने अपने दरबार में उस प्लेनेट को बुलाया है। क्यों? क्योंकि शायद वो प्लेन सूर्य जो है उस प्लेनेट को कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है। आपके ऊपर वो प्लेनेट के पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, एक स्पेशल पावर दी जा रही है, और पावर कौन दे रहा है? वो पावर सूर्य दे रहा है। अब उस ग्रह की अपनी कुछ कांति है, अपना कुछ एनर्जी सर्कल है।
लेकिन जब वो सूर्य के पास जाता है ना, तो वो सूर्य के तेज के आगे वो अपना तेज खो देता है। यानी राजा के सामने क्या कोई अपना सर उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। राजा जो है, राजा ने ऑर्डर देना है कि भाई ये काम मैं तुझे दे रहा हूं और ये काम तुझे करना है, ठीक है। अब सोच के देखिएगा, राजा ने एक ऑर्डर वाला स्लिप एक अपने सेनापति को या अपने किसी मंत्री को बुला करके उसे पकड़ा, ये ले भाई स्लिप, अब आपको ये काम जाके एग्जीक्यूट करना है। तो अब उस आदमी के पास, ये जो भी वो मंत्री था, जो भी वो उस राजा के कोर्ट का आदमी था, उस आदमी के पास ना अपनी पावर थी पहले से, ठीक है। लेकिन अब उसके पास एक स्पेशल पावर आ गई है, और वो पावर क्या है? वो राजा के दिए गए अधिकार हैं, जिसके द्वारा वो प्लेनेट अब अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ करके जो राजा ने काम दिया उस काम पे पहले लगेगा। भाई मान लीजिए कि राजा ने ना फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया, तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास पूरे राज्य के फाइनेंस को संभालने के लिए, या पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, जो बजट बनाना है, वो सारा काम उस फाइनेंस मिनिस्टर के पास था। लेकिन राजा को लगा कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर को ना अभी इस समय स्पेशल काम करवाना है, तो फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और बोला भाई बाकी सारे काम छोड़ दे, पहले ये काम जा और इस काम को करके आ। तो वो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा? वो बोलेगा भाई ऐसा है, पहले मैं, राजा ने जो काम इमीडिएट दिया है ना, पहले मैं उसको कंप्लीट करूंगा, बाद में मैं दूसरे काम कंप्लीट करूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी प्लेनेट कंबस्ट होता है, वो प्लेनेट अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस को बाद में कवर करता है। ये कोरिलेट कर पा रहे हो आप कि कोई भी प्लेनेट कंबस्ट हो रहा है ना, वो प्लेनेट बाद में अपने सिग्निफिकेशंस के वर्क कर पाएगा, पहले जो राजा ने स्पेशल काम दिया उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जब भी कोई प्लेनेट, अब होगा क्या, अब मैं इस चीज को एक और कंसेप्ट समझाता हूं। अब जिस मंत्री को राजा ने स्पेशल पावर दिया है, अब सोचो वो सीना चौड़ा करके चलेगा कि राजा ने मेरे को स्पेशल काम दिया है, और स्पेशल ड्यूटीज के साथ, स्पेशल काम के साथ स्पेशल पावर्स आती हैं। तो आदमी एरोगेंट हो सकता है, उसमें ईगो आ सकती है। उसी तरीके से जो प्लेनेट कंबस्ट होगा ना, वो प्लेनेट अगर ईगोइस्टिक, उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस या उस प्लेनेट के हाउस लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग, उन कारकत्वों के साथ अगर आप ईगोइस्टिक बिहेव करोगे ना, तो आप मतलब एंटी नेचर वर्क कर रहे हो। राजा के पास जब कोई आता है ना, तो वो सर झुकाना पड़ता है, बट स्पेशल पावर्स आपके पास आई हैं, यू हैव पावर टू ओवरऑल सम कंडीशंस, ठीक है। लेकिन आप अगर इगोइस्टिक वे में बिहेव करोगे, तो कंबस प्लैनेट्स का आपको और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब इसका इस सिक्के का ना एक और दूसरा पहलू है, एक फ्लिप द पॉइंट, एक और फेस है। वो पता है क्या है? वो ये है कि अब कोई, मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, ठीक है। उस अधिकारी के पीए के पास सोचिए उसकी उसकी समाज में या सोसाइटी में उसकी क्या इमेज होगी, कि भाई वो कहते हैं ना कि भाई बड़े अधिकारी से काम करना है तो उसके नीचे वाले अधिकारी को पकड़ो, या उससे नीचे जो काम करने वाले लोग हैं सबऑर्डिनेट्स को पकड़ो, ठीक है। वही वाला कंसेप्ट। अब समाज में वो व्यक्ति की जो आईएएस लेवल के अधिकारी का पीए है, उसकी समाज में क्या भूमिका है कि भाई ये आदमी तो काफी इन्फ्लुएंशियल है, इसकी तो सीधा रिपोर्टिंग जो है आईएएस को है। अब आईएएस का पीए अगर किसी अपने सबऑर्डिनेट को या किसी दूसरे महकमे के आदमी को फोन करेगा, तो वो यही बोलेगा मैं आईएएस अफसर, मतलब आईएएस फलाने इस अधिकारी के ऑफिस से बोल रहा हूँ, तो वहां पे तो हड़कंप मच जाएगा। यानी कि उस पीए की पर्सनल या प्रोफेशनल जो इमेज है वो कैसी बन गई? बहुत हाई फाई बन गई। लेकिन पर्सनली आई उस वो आईएएस अपने पीए से किस तरीके से बिहेव करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये कंटेक्स्ट कोट करने का क्या मतलब है? यानी कि जो भी प्लेनेट कंबस्ट होता है ना, वो प्लेनेट किसी ना किसी लेवल पे ह्यूमिलिएशन को फेस कर सकता है। There is a chance of humiliation. Why so? Because that planet is unable to perform the exact function as per the signification and the lordship. वो प्लेनेट जो कंबस्ट हुआ है, वो अपनी प्रॉपर सिग्निफिकेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा आइडियली। और जिस हाउस का वो स्वामी है, उस हाउस के कर्तव्यों को भी निर्वाहित नहीं कर पाएगा। अपने जिस भी घर का स्वामी है ना, उसके अकॉर्डिंग भी वर्क नहीं कर पाएगा। देयर इज समथिंग ऑड विद दैट सिचुएशन, ठीक है। पावरफुल है,
राजा के पास बैठा हुआ है, स्पेशल पावर के साथ बैठा हुआ है, गाइडलाइंस को ओवर रूल करने की क्षमता है इसके पास, इस प्लेनेट के पास। ठीक है, नेचुरल जो सिग्निफिकेशन को ओवर रूल कर रहा है ना, अपने काम नहीं कर रहा है, उसको ओवर रूल कर रहा है, तो वो पावर है। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो और ह्यूमिलिएशन ये व्यक्ति को नीचे ड्रॉप करवा देता है। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्लेनेट, अब देखो, अब राजा ने एक मंत्री को स्पेशल पावर दे दी, स्लिप दे दी, भाई जा तू ये काम कर। अब वो मंत्री अगर अब वो मंत्री ने अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया लाल बत्ती और सायरन बजाता हुआ सारी रेड लाइट को क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा और कोई रोकेगा भी नहीं उसको। क्यों? दैट प्लेनेट हैज पावर, दैट प्लेनेट हैज अथॉरिटी एट दैट टाइम। ठीक है, अब प्लेनेट जो है, जो प्लेनेट अस्त हुआ है, अब वो प्लेनेट ना एक्चुअल में अस्त हो गया है इन द सेंस कि मैं अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस को अब अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। नाउ I acquired the quality of that sun. Are you getting this point? अब उस प्लेनेट ने सन के क्वालिटीज को के अकॉर्डिंग काम करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो इन दैट टर्म्स अब राजा के लिए तो सब चीज, कोई रूल है नहीं ना, राजा तो जो कभी भी आएगा कभी भी जाएगा। वैसे राजा ने अब एक स्लिप पकड़ाई है, वो स्लिप से उसने लाल बत्ती लगाई और सारे रेड लाइट पास करके चला गया। यानी कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो ग्रह शॉर्टकट्स या शॉर्ट तरीके या जल्दी रिजल्ट आए ऐसे तरीके अपनाता है। तो शॉर्टकट्स अपनाने का काम कौन कर रहा है? कंबस प्लैनेट कर रहा है। और वो कंबस प्लैनेट शॉर्टकट्स कैसे अपनाएगा? जिस भाव में बैठेगा उस भाव के कारकत्वों, उस भाव के कारक को कंप्लीट करने के लिए, उस भाव के काम को कंप्लीट करने के लिए अपनी सिग्निफिकेशंस के अकॉर्डिंग शॉर्टकट्स अपनाएगा। सीधा सीधा काम नहीं करेगा, मतलब लॉन्ग रूट नहीं पकड़ेगा, जल्दी जल्दी काम हो जाए उस भाव को लेकर के, ऐसी नेचर वो प्लेनेट अपने अंदर रखेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? कॉरिलेट कर पा रहे हो? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए स्टोरी टेलिंग कर रहा हूं ताकि आपको वो पॉइंट ना लर्न हो जाए। यानी कि कोई भी कंबस प्लेनेट के पास स्पेशल पावर है, सन के एट्रीब्यूट्स को वो एक्वायर कर रहा है, सन के एट्रीब्यूट्स में ईगो होती है तो वो प्लेनेट ईगोइस्टिक वे में वर्क कर रहा है। वो प्लेनेट अब नहीं है, मतलब सन के साथ तो राजा के साथ तो है, राजा के बराबर नहीं है। ठीक है, सन की क्वालिटीज को एक्वायर तो कर रहा है लेकिन सन नहीं है वो प्लेनेट। तो इस वजह से क्या होगा? ह्यूमिलिएशन फील करेगा। ठीक है, शॉर्टकट्स यूज करेगा उस भाव के कारकत्वों को कंप्लीट करने के लिए। तो अब प्लेनेट को काम क्या मिलेगा? प्लेनेट जिस भाव में बैठेगा उसी भाव के अकॉर्डिंग तो काम करेगा, उसी भाव के कारकत्वों के अकॉर्डिंग तो काम करेगा। लेकिन उन काम को करने के लिए जो एग्जीक्यूशन की जो पावर है ना, वो कहां से जनरेट करेगा? एक तो अपने सिग्निफिकेशंस के अकॉर्डिंग, दूसरा अपने लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए जब भी ये कोई भी प्लेनेट कंबस्ट होता है तो वो कंबस्ट होने के कंडीशन में वो अस्त तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो राजा के साथ तो बैठा हो लेकिन राजा के बराबर नहीं है, वो राजा नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट, अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, अब हाँ बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वी आर ऑन द कंडीशन, तो वी आर ऑन द पॉइंट कि ये जो कंबस प्लेनेट है ना, ये प्लेनेट ऐसा नहीं है कि अपने सिग्निफिकेशन को भूल ही जाएंगे, ये अपने सिग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। लेकिन उस सक्सेस, उन सिग्निफिकेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए इनको पहले बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अब सेक्रीफाइस आप समझ रहे होंगे, मान लो भाई कोई मंत्री के घर में कोई शादी थी, वही फाइनेंस मिनिस्टर के घर में, लेकिन राजा ने उसको बुला लिया। अब वो मरता क्या ना करता, उसको जाना पड़ेगा। राजा ने कोई ऑर्डर दे दिया कि भाई फलानी जगह तुम्हें जाके पैसे पेमेंट पहुंचानी है, तो वो भाई मंत्री क्या भी कुछ भी किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन उस मंत्री को पहले जाकर के अपने ऑर्डर को फॉलो करवाना पड़ेगा, जो भी राजा ने उसको दिया है। सेम वे में ये जो प्लेनेट होते हैं, जो कंबस प्लेनेट होते हैं, दे कैन गिव सक्सेस बट ओनली आफ्टर लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस।
पहले बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, बहुत झेलना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड उनको सक्सेस मिल जाएगी। अब ठीक है, अब सोच के देखिए, राजा ने किसी को स्पेशल पावर दी है, तो वो आदमी ना शो ऑफ करेगा अपनी पावर को। मैंने बताया ना, लाल बत्ती लगा के घूम रहा है वो पूरे पूरे सिटी के अंदर। तो वो कंडीशन क्या बन रही है? वो कंडीशन यही बन रही है कि व्यक्ति ना अब क्या अपनी पावर को शो ऑफ कर रहा है। प्लेनेट जो है ना, वो कई चीजों को लेकर के घमंड कर रहा है। ठीक है, अभी पास्ट लाइफ से भी जोड़ूंगा इस कंसेप्ट को, पास्ट लाइफ वाले कंसेप्ट से भी जोड़ूंगा, लेकिन अभी की कंडीशन में क्या समझना है कि शो ऑफ नेचर हो रही है, ह्यूमिलिएशन हो रही है, शॉर्टकट्स यूज हो रहे हैं। देयर इज चांस ऑफ सक्सेस बट लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, आफ्टर लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। अब ये जो शॉर्टकट अपना रहा है ना ये प्लेनेट, वो शॉर्टकट कैसे अपना रहा है? वो ना कई सारे रूल्स को बाईपास कर रहा है। कई जैसे होते हैं ना कि हाँ भाई, जैसे एग्जांपल के तौर पे शनि जैसा प्लेनेट है। अब वो शनि जैसा प्लेनेट जो है ना, वो शो करता है सर्वेंट्स को, डिसिप्लिन को। अब शनि जैसा प्लेनेट अगर कंबस्ट होगा तो सोचिए वो क्या छोड़ेगा? अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन सबसे पहले छोड़ेगा ना। तो उसको मेहनत करना चाहिए, वो मेहनत नहीं करेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन में आ जाएगा आदमी। ठीक है, ऑफिस के अंदर उसको अब शो ऑफ करने लगेगा, अपने प्रोफेशन के अंदर शॉर्टकट्स या रॉन्ग मीन्स का यूज करने लग जाएगा। ठीक है, तो शनि जैसा प्लेनेट जो डिसिप्लिन को दिखाता है, जो धीरे धीरे चल के काम करने को दिखाता है, लेकिन अब वो शनि ना सूर्य के पास आ गया है, वो ना कंबस्ट हो गया है, एक्स्ट्रा उसके पास अथॉरिटी, एक्स्ट्रा बर्डन आ गया काम करने का। अब उसको क्या करना है? अब उसको वो काम जल्दी जल्दी करना है। तो वो हरी हरी में काम करेगा, जब हरी में काम करेगा तो कहीं ना कहीं गलती करेगा, वो गलती करेगा तो कहाँ पे ह्यूमिलेशन होगा? भाई प्रोफेशनल एरिया में ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ेगा। पहले अब आप ईगो कहाँ दिखाओगे? अपने प्रोफेशनल एरिया में आप ईगो दिखाओगे, ह्यूमिलिएशन प्राप्त करोगे, शॉर्टकट्स यूज करोगे, रॉन्ग मीन्स यूज करोगे, तो यू वॉन्ट एबल टू गेट डिजायर रिजल्ट एट फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि जो रेट्रो जो कंबस प्लेनेट है, डेट शोज कि भाई आपको ना सेक्रीफाइसेस करने हैं, आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ गवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट एक्सटीरियर रूप से तो अच्छे दिख रहे हैं कि भाई राजा की स्पेशल पावर है ना, लेकिन अब उस स्पेशल पावर के चक्कर में ना ना दिन दिख रहा ना रात दिख रही है। भाई दिन रात काम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्लैनेट्स एक्सटर्नली आपको अच्छे दिखेंगे, लेकिन इंटरनली ये प्लैनेट्स वीक पड़ जाते हैं। ये अपने मर्जी के हिसाब से काम नहीं कर पाते। भाई कोई भी आदमी अपनी मर्जी के हिसाब से काम, अब रात को सोना चाहता है आदमी, लेकिन अब काम पे लगा रखा है भाई अथॉरिटी ने, क्या करोगे भाई? काम रात को जग के भी करना पड़ेगा। ऑफिस का काम आ गया भाई, जग के भी करना पड़ेगा। बोलते ना वो एक वो कई सारी मूवीज भी ऐसी बनी है, हम मतलब ऑफिस लाइफ को, हमारे वर्क कल्चर को क्रिटिक करती हुई, तो कई सारी चीजें सब इसमें तालमेल के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्लेनेट अस्त होता है, तो वो प्लेनेट क्या करता है? वो प्लेनेट आपको ईगो दे देगा, आपको ह्यूमिलिएट करवाएगा, शो ऑफ की टेंडेंसी देगा। आप राजा के पास पहुंच गए, राजा नहीं हो, आपको सक्सेस मिलेगी बट सेक्रीफाइस के बाद मिलेगी। उससे पहले आपका काम नहीं बनने वाला। सेक्रीफाइस करने का सीधा सा मतलब है बहुत ज्यादा मेहनत करना। अब जैसे सूर्य की बात कर रहा हूं मैं, अब सोचिए सूर्य ना लगन के अंदर तो हम उसको अच्छा मानते हैं कि भाई पूर्व दिशा है, यहाँ पे दिशा बल प्राप्त होता है, और 10th हाउस में भी दिशा बल प्राप्त होता है, और यहाँ पे ये अच्छे प्लेनेट है। ठीक है, लेकिन सूर्य जैसा प्लेनेट जो है ना, वो अपने से सप्तम भाव में जाके हो जाता है वीक। तो सूर्य जैसा प्लेनेट जो है, वो अपने से सप्तम भाव में जाकर के हो जाता है वीक। या हम कहते हो कि वहां वहां पे पश्चिम दिशा होती है, तो सूर्य वहां पे अस्त हो जाता है। ठीक है, सूर्य कहाँ पे? सप्तम भाव में जाके अस्त हो रहा है। यानी सेवेंथ हाउस शोज अपोजिशन काइंड ऑफ थिंग। तो वहां पे क्या है ना, वो कैसी फीलिंग आती है? दूर होने की फीलिंग आती है। ठीक, अच्छा, सेवेंथ हाउस जो होता है ना, जो मतलब जहां पे सूर्य जाके अस्त होते हैं, तो क्या है, वो आउटर वर्ल्ड है बेसिकली। और ये जो हाउस है बहुत इंपॉर्टेंट हाउस मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हाउस जो है ना, ये काम त्रिकोण का भाव है, इच्छा का भाव है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझाता हूँ आपको। काल पुरुष की कुंडली में जो सप्तम भाव है ना, सप्तम भाव का जो उद्गम है, या सप्तम भाव की जो अवधारणा है ना, वो भगवान विष्णु के वराह अवतार से कही गई है।
भगवान विष्णु के वराह अवतार से कही गई है। तो वहां पर एक बड़ी पॉइंटेड आता है। अब जो वराह होता है ना, ठीक है, वो अगर आप उसको कभी आपने देखा हो, कभी कभी ऑब्जर्व किया हो, तो वो जमीन पे चलता है ना, सूंघते हुए चलता है। जमीन पे चल रहा है ना, वो तो सूंघते जमीन को सूंघते सूंघते जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या कंडीशन है, भगवान हमें बताना क्या चाहते हैं? द गॉड विल ट्राई टू से अस कि भाई, एट योर सेवेंथ हाउस, ट्राई टू बी हम्बल, ट्राई टू बी ग्राउंडेड। ग्राउंडेड रहना सीखो, हम्बल रहना सीखो। इसीलिए अस्त ग्रह का जो सबसे बढ़िया उपाय है ना, वो सबसे बढ़िया उपाय है जिस ग्रह भाव में कोई ग्रह अस्त हो रहा है, यानी कि सूर्य के नियर बाय आ रहा है। और बिलीव मी, मैं जब अस्त ग्रह को देखता हूं ना, तो मेरे लिए ना सिर्फ 3-4 डिग्री का ही मामला है। मैक्सिमम 5 डिग्री का मामला मान लो कि 5 डिग्री पहले, 5 डिग्री बाद, तो मैं प्लेनेट को अस्त मानता हूँ। अगर उससे ऊपर निकल रहा है तो फिर वो अस्त वाली कंडीशन थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। तो अगर जिस भाव में वो ग्रह अस्त हुआ है, सूर्य के नियर बाय है, अस्त हुआ है, उस भाव के लिए, उस भाव के कारकत्वों के लिए आप अपने आप को हम्बल रखिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत एफिशिएंट टेक्निक है। अगर अपने आप को आप हम्बल नहीं रखोगे, तो इसके मैं इसके पीछे भी बताता हूँ मैं इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या बनता है कि जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाए, तो फैटर्निटीज अलग अलग है, व्यू पॉइंट्स अलग अलग। तो यहाँ पर एक और व्यू पॉइंट निकलता है। वो व्यू पॉइंट कहता है कि कोई ग्रह अस्त क्यों हुआ है। ठीक है, अस्त क्यों हुआ है कोई ग्रह। इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ में इस ग्रह से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशंस हैं, उन सिग्निफिकेशंस को आपने मास्टर किया है। और वो सिग्निफिकेशन पे जब आपने मास्टर किया है, तो वो चीज आपके सर पे चढ़ गई ईगो की फॉर्म में। आपको घमंड हो गया उस चीज का। ठीक है। तो जब भी कोई बच्चा बिगड़ता है ना, जब क्लास में कोई बच्चा बिगड़ेगा, तो मास्टर पता क्या करेगा, उसको बुलाएगा अपने पास, तो भाई इधर आ, और अपने पास बुला के खड़ा कर लेगा। आप हम लोग सभी स्कूलिंग हुई है हम लोगों की, हमने पढ़ाई करी है, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। तो ये बड़ा सिंपल फंडा होता है। जब भी कोई भी क्लास में टीचर देखता है ना, ये बच्चे को क्या है, इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तब भी टीचर उठ के उस बच्चे के पास जाता है कि हाँ बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई। लेकिन कोई बच्चा बदमाशी कर रहा होता है ना, या जो ज्यादा मतलब पढ़ाई में अवरोध पैदा कर रहा होता है, उसको बुला देता टीचर, तू भाई मेरे पास आ, अरे पापा का जरा नंबर बताइयो। और वो बच्चा बिल्कुल डाउन, डाउन टू अर्थ। मेरे कहने का अर्थ क्या है, हम पास्ट लाइफ में जो भी प्लेनेट हमारा कंबस्ट हुआ है इस समय, हमने उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस को लास्ट, हमने पास्ट बर्थ में बहुत ज्यादा भोगा है, ईगो रखी है और ओवर यूटिलाइज किया है। इसलिए भगवान ने बोला भाई तूने ना अपना कोटा पूरा कर लिया, इस जन्म में मैं तेरे को ये कोटा नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। इस जन्म में सूर्य सूर्य यानी कि अथॉरिटी उस बिगड़े हुए बच्चे को अपने पास बुला रहा है कि भाई तूने अपना काम पूरा कर लिया, तूने ओवर यूज कर लिया अपनी पावर्स को, अब तू मेरे पास आ जा और यहीं पर बैठ मेरे सामने। तो जब वो शरारती बच्चा जब आएगा ना टीचर के पास, तो वो फिर कोई गड़बड़ नहीं करेगा, वो शांति से बैठा रहेगा, जैसा टीचर बोलेगा ना वैसा वो करेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कंबस्ट प्लेनेट का। जो प्लेनेट कंबस्ट हुआ है, आपने उसको ओवर यूटिलाइज किया है पास्ट लाइफ में, आपने उसको मास्टर कर लिया, अब आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, बाकी चीजों पे ध्यान देना है आपने। तो जब भी आप कुंडली में कोई ग्रह अस्त देखते हो ना, तो इट मैं मेटलिस्टिकली बोल रहा हूं कि यस, मेटलिस्टिकली इट इज नॉट अ गुड साइन इफ एनी प्लेनेट गॉट कंबस्ट। क्यों? अब वो प्लेनेट अपने उस भाव के जो कारकत्व हैं उनको प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाएगा ना, पहले उसने और सारे टास्क निपटाने हैं। लेकिन यहाँ पर आप काम कर लोगे, आपको समस्या नहीं आएगी। और समस्या पता कब नहीं आएगी, जब आप ये सर झुका करके समझ जाओगे कि भाई ये भाव के अंदर ना, ये जो ग्रह अस्त हुआ है ना, इस भाव के कारकत्वों को लेकर के जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना। जहां आपको ये फंडा समझ में आ गया और आपने वो घमंड की या सुपीरियोरिटी की जो भावना है उस भाव के कार्यकर्तों के प्रति जब आपने त्याग दी,
तब आपको क्या मिलेगा, फिर मिलेगा आपको नेम एंड फेम। वाई सो? बिकॉज सन कुंडली के जिस भाव में बैठता है उस भाव से नेम एंड फेम प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। और सूर्य के सामने अगर आप घमंड करोगे, या वो प्लेनेट अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के घमंड करेगा, सूर्य सूर्य की सुनेगा नहीं। तो फिर आपको क्या होगा, मेटेरियलिस्टिकली यू विल फील पेन, आपको लॉस होने की भावना आपके अंदर आएगी। बट फॉर द स्पिरिचुअल पर्सन इट इज वेरी गुड अलाइनमेंट, ये बहुत अच्छी कंडीशन बनती है स्पिरिचुअल पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको सबसे पहले अपना घमंड, अपना ईगो साइड में रखना पड़ता है। आप मुक्त होना चाहते हो ना, तो सूर्य ने नेचुरली उस प्लेनेट को मुक्त कर रखा है उसके सिग्निफिकेशंस कंप्लीट करने के लिए। तो स्पिरिचुअल पर्सन के लिए तो ये बहुत अच्छी कंडीशन बन जाती है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक लोगों के लिए इट इज नॉट अ गुड कंडीशन। आप लोग कभी भी देखेंगे कि जो भी प्लेनेट हमारा कंबस्ट हो रहा है, वो प्लेनेट रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब ये रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा तो सिस्टम को चैलेंज करेगा, इसका मतलब। लेकिन यहाँ पर ना, वो चैलेंज से ज्यादा कंडीशन क्या है, वो एक अथॉरिटेटिवनेस की एक कंडीशन बन गई, ठीक है। अब मैं हूं नहीं कुछ, लेकिन मेरे को क्या है, मेरे पास अथॉरिटी है कुछ समय के लिए, तो मैं उस चीज को लेकर के फिर घमंड कर। तो आपको रूल्स जो क्रिएट होते हैं, रूल्स आप बनाते हो, उनको आप फॉलो नहीं करते, यानी रेट्रो कंबस प्लेनेट रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। प्लेनेट प्लेनेट कंबस हुआ, ईगो डेवलप हो गई। और इसका सोल्यूशन बता दिया मैं आपको, हम्बल बनने का सोल्यूशन है, ठीक है।